डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत मौसम विज्ञान विभाग बीते 150 वर्षों से राष्ट्र की न सिर्फ सेवा करता रहा है, बल्कि देश की वैज्ञानिक प्रगति का साक्षी भी बना। 1875 में यानी ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई दौर देखे हैं। 15 जनवरी को 150वीं वर्षगांठ पर इस बार एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ देश विदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ भारत मौसम विज्ञान विभाग की उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि रोड मैप पर भी चर्चा की। आइए देखते हैं क्या विशेष रहा इस कार्यक्रम में, और साथ ही वैज्ञानिकों के अलावा छात्र भी क्यों यहाँ पर उत्साहित दिखे। देखते हैं आज के कृषि विशेष में। नमस्कार, मैं हूँ अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम दिखाएंगे आपको इसी कार्यक्रम के तमाम रंग। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। तब से लेकर अब तक इसने लंबा सफर तय किया है, सैकड़ों उपलब्धियां हासिल की हैं और सटीकता के मामले में काफी तरक्की की है। वैज्ञानिक खोजों की मदद से आज कोई भी शख्स आंख बंद करके भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों और चेतावनियों पर भरोसा कर सकता है। आपदा प्रबंधन, विमानन, कृषि और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका इसी की है। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने IMD की सेवाओं और भूमिका पर विस्तार से बात की। IMD खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा है। खास तौर से पिछले 10 साल इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व विस्तार के गवाह रहे हैं। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस की संख्या में कई गुना इजाफा हो गया है और इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। IMD की 150 साल की उपलब्धियों पर एक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया गया। इसके अलावा 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब मौसम विभाग का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर M महापात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप साक्षी बने, 150 वर्ष पूरे हुए IMD के। आपके लिए कितना बड़ा अनुभव रहा, कितना बड़ा मौका रहा ये एक DG के तौर पर? ये हमारे जीवन का एक गौरव की दिन है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 150 साल मना रहे हैं और ये उत्सव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्बोधन दिए हैं। उनका उपस्थिति हमारे सभी दर्शकों को प्रभावित किए हैं और इस दिन में आज हम कॉमेमोरेटिव स्टाम्प रिलीज़ किए हैं, कॉइन रिलीज़ किए हैं, एक विजन 2047 को भी जारी किए हैं, जिसमें 175 साल में उपलब्धि के साथ साथ आने वाले दिन में अमृत काल में हम कहाँ पहुँचेंगे 2047 में, जैसे एक डेवलप्ड कंट्री के लिए ज़रूरत वेदर और क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रदान करेंगे जैसे कि एक वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनेगा। कोई सीवियर वेदर से किसी का जान माल नुकसान नहीं होगा और हमारा सभी सामाजिक और आर्थिक प्रगति त्वरान्वित होगा। ये सभी को लक्ष्य में रखते हुए आज के दिन में और कल ये 2 दिन के लिए हम एक नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें पहला सत्र आज जो था वो था अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ऊपर एक पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर
डॉक्टर पी.के. मिश्र साहब ने अध्यक्षता की है, डॉक्टर शैलेश नाइक साहब में उनके साथ भी को चेयर किए हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर शैलेश साउलो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और आज के इनागुरल प्रोग्राम में भी सेक्रेटरी जनरल गेस्ट थे और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का उपस्थिति, उनका जो अनवेवरिंग सपोर्ट और गाइडेंस जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, वो से भी और आज प्रोत्साहन मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो कामकाज है, जैसे इसका परिवर्तन हुआ है, जैसे ये समाज के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी को उदाहरण दिए हैं और हमको सभी को प्रोत्साहित किए हैं और उत्साहित किए हैं। सर, जैसे आपने जिक्र किया तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी ने भी ये कहा कि एक समय था जब मौसम विभाग की भविष्यवाणी होती थी, मौसम पूर्वानुमान होता था तो उसका उपहास उड़ाया जाता था। अब लोग इसे बहुत ही सीरियसली लेते, बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या गांव के स्तर पर भी हम अब सोच सकेंगे कि हम अपने गांव में जाएं और हम देख लें कि हमारे गांव का ये मौसम है, ये बारिश होने वाली कि नहीं? क्या उस हद तक, उस एक्यूरेसी तक हम पहुँच पाएँ? जी, ज़रूर पहुँचेंगे। कि आप देखिए पास्ट 25 ईयर्स में हमारा हालत क्या था। 1999 में साइक्लोन की बात करूं, साइक्लोन फोरकास्ट सही नहीं था और इतना बड़ा इलाके के लिए हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि लोगों को इवैक्यूएशन करना ही मुश्किल था, और इसके साथ वार्निंग को कम्युनिकेट करने के लोगों के पास हमारे पास भी साधन नहीं था। टेलीग्राम के जरिए हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह को तब मैसेज भेज रहे थे। जब आज के ज़माना आप देखेंगे 5 दिन 7 दिन पहले हम बता रहे हैं कि साइक्लोन कैसे जाएगा, कहाँ पहुँचेगा। 15 दिन पहले बताते हैं कि साइक्लोन कहाँ जेनेसिस हुआ कि नहीं। सिर्फ साइक्लोन नहीं, ऐसे ही जो हेवी रेनफॉल की बात करें, 5 साल से पहले हमारा जो 1 दिन का फोरकास्ट एक्यूरेसी था, अभी हमारा 5 दिन पहले जो फोरकास्ट जा रहा है इसका एक्यूरेसी वही है। यानी हमारा 4 दिन का फोरकास्ट लीड पीरियड बढ़ गया 5 साल अंदर। और 10 साल की बात करें तो 40 to 50% फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ा है ऑल टाइप से सीवियर वेदर इवेंट के लिए। तो इसको देखते हुए मैं श्योर बोलूँगा, अभी जो हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर पूर्वानुमान दे रहे हैं, हम अभी पंचायत लेवल पूर्वानुमान शुरू कर दिया अभी, और इसको जाते हुए नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम विलेज लेवल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और जब हम 2047 में पहुंचेंगे तब हर व्यक्ति का आवश्यकता के अनुसार पूरा माने कस्टमाइज्ड वेदर और क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन, अर्ली वार्निंग उनके पास होगा। और इसके लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है वो बहुगुणित हो जाएगा और अकॉर्डिंगली मॉडलिंग सिस्टम इंप्रूव करेगा और नया टेक्निक भी आ जाए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अभी शुरू हो रहा है, तब ये अहम भूमिका भी प्रदान करेगा। यानी हर हर मौसम घर घर मौसम, वही स्लोगन हम दिए थे जब हम ज्वाइन किए थे, हर हर मौसम हर घर मौसम। यही लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ऐसे एक बोलिए प्लेटफॉर्म डेवलप किए, इसको मौसम ग्राम बोल रहे हैं, जिसमें आप विलेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आप पंचायत का नाम लिखे तो आप पंचायत का फोरकास्ट मिलेगा, आप ब्लॉक का नाम लिखे ब्लॉक का फोरकास्ट मिलेगा, तहसील का नाम लिखिए तहसील फोरकास्ट मिलेगा, आपको पोस्ट ऑफिस पता है तो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर लिखिए, आपको फोरकास्ट मिलेगा। सो ये एक प्रारंभ है और इससे शुरू करके हम यही लक्ष्य रखते हैं आगामी 10 साल में ज़रूर विलेज लेवल तक फोरकास्ट का एक्सटेंशन होगा और 2047 में जब पहुँचेंगे जन जन तक शायद हमारा पूर्वानुमान सटीकता के साथ पहुँचेगा। अब लास्ट सवाल सर एक आपसे कि किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 150 वर्ष तो हमने पूरे कर लिए, हरित क्रांति का भी दौर देखा हमने, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन अब अगला चैलेंज फूड सिक्योरिटी नहीं है बल्कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, उसमें किसान अपने आप को कैसे तैयार करें? मौसम विभाग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और कितनी चैलेंजिंग? आज के दिन में मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्पेशली हमारे किसान भाइयों बहनों को भी बधाई देता हूँ। 1945 में हमारा पहला पूर्वानुमान जारी हुआ था किसानों को लेकर, एग्रोमेट्रिक एडवाइजरी सर्विसेज। तब धीरे धीरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन का पूर्वानुमान आया, फिर स्टेट लेवल पूर्वानुमान आया, फिर मीटरोलॉजिकल सब डिवीजन का पूर्वानुमान आया। 2008 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पूर्वानुमान हमने शुरू किया था और 2021 में हम ब्लॉक लेवल पे पूर्वानुमान शुरू किया था। अभी यही है कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर कैसे पहुँचेंगे, यही लक्ष्य है आने वाले दिन में। और ये जो पूर्वानुमान हम दे रहे हैं इसको हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेंट्रल और स्टेट में, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और हम सभी मिलकर एक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज बनाते हैं। इसमें ना सिर्फ बताते हैं कि कैसे वेदर रहेगा और इसके प्रभाव में कृषक भाइयों बहनों को क्या स्टेप लेना पड़ेगा, अपना जो खेती है इसको कैसे सुरक्षित रखें, अमल के तरीका अभी खेती है तो कैसे हार्वेस्टिंग ठीक से कर ले, सोइंग करना है तो इसको कैसे ठीक टाइम पर करें, जिसके इनपुट कॉस्ट उनका कम हो जाए और उनका जो यील्ड है ज़्यादा हो जाए।
आईएमडी की स्थापना से पहले के दशक के दौरान देश में मौसम से जुड़ी कई विनाशकारी घटनाएं हुई। खासतौर से 1864 के दौरान तत्कालीन कलकत्ता में आए भयानक चक्रवात ने आईएमडी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ की। छोटा सा ब्रेक। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ की। आइए आपको दिखाते हैं इसके कुछ और खास रंग। आईएमडी ने 2013 में फैनिल, 2014 में हुदहुद, 2019 में फानी, 2020 में अम्फान, 2021 में तौकते, 2023 में बिपरजॉय और 2024 में दाना जैसे विनाशकारी चक्रवातों का सटीक अनुमान लगाकर जान माल के नुकसान को बेहद कम करने में मदद की। दूसरी ओर आईएमडी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने नेशनल मेटीरियोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन किया था, जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिरकत की। आईएमडी के कार्यक्रम में ओलंपियाड के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए गए और उन्हें प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर भी मिला। बच्चे हमारा भविष्य है और बच्चों को अगर देश के बारे में बारीकी से बताया जाए तो बेहतर तरीके से हमारे देश को समझ सकते हैं और भविष्य में बेहतर तरीके से देश की तरफ अपना योगदान भी दे सकते हैं। आईएमडी की तरफ से एक ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से मौसम से जुड़े हुए अलग अलग सवाल पूछे गए और उन्हीं में से एक हमारे साथ विजेता हैं। इन्होंने बताया कि कैसे कृषि के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने और समझने का मौका मिला इस पूरे सफ़र में। तो आप बताएं, क्या कुछ सीखा आपने इसमें? यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वेदर एंड क्लाइमेट्स के बारे में, और फार्मर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया क्योंकि पहले वो नहीं जान पाते थे कि वेदर कैसा है, तो इस हिसाब से वो क्रॉप अपनी ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आईएमडी ने एक ऐप लॉन्च, 2-3 ऐप लॉन्च किए हैं, तो उससे फिर वो बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि वेदर कैसा है, उस हिसाब से वो अपना क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी लो नहीं होगा और उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में आईएमडी और उससे जुड़े अलग अलग विभागों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का भी दौरा किया। खुद आईएमडी की भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगी थी। किसान भाइयों को हम खेती से संबंधित वर्षा और आपको तापमान संबंधी जानकारियाँ देते हैं पूर्वानुमान के आधार पर, ताकि फसल की बर्बादी कम से कम हो और जो खेती का जो उत्पादन है वो अधिकतम हो। साथ ही जो वर्षा और वज्रपात, इन सब की जानकारियाँ भी हम किसान भाइयों को एसएमएस के जरिए या फिर आप कहें तो दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के द्वारा हम किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। आने वाले समय में भारत मौसम विभाग गांव-गांव और घर-घर तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने का इरादा रखता है। इसके लिए उसने हर मौसम हर घर मौसम का स्लोगन दिया है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग हमें मौसम पूर्वानुमान मुहैया कराता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी जल, थल और नभ पर भी मौसम विभाग की नजर रहती है? कैसे, आइए जानते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM एक वैज्ञानिक संस्था है जो महासागर वायुमंडलीय जलवायु प्रणाली पर अनुसंधान का काम करती है। इस तरह के अनुसंधान मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार के लिए जरूरी माने जाते हैं। देखते हैं उसकी प्रदर्शनी में क्या है खास। हमारा जो रिसर्च का जो मेन मकसद है वो है लैंड, एटमॉस्फेयर
ओशन, इसका सब मिला के जो डाटा आता है वो लोग हम HPC में देते हैं, हाई पावर कंप्यूटिंग में देते हैं, जिसमें से तरह तरह का टाइम स्पैन में हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, जैसे शॉर्ट रेंज, एक्सटेंडेड रेंज एंड द लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। आप यहाँ पे देखिएगा हम लोग रैडर से जो 250 किलोमीटर दूर से बादलों का जो अवस्थान है वो ट्रैक करते हैं। उसका साथ ही सिटी में, अर्बन में, उसमें जो एमिशंस होता है, अर्बन में जो एमिशंस बताए, इंडस्ट्री में भी एमिशन बताए, वो भी हम लोग, हमारा सेवरल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसका साथ ही पहाड़ों में हमारा एक लैब भी है, जहाँ पे पहाड़ों का हमेशा जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी बारिश होता है, 6000 मिलीमीटर बारिश होता है, वो भी हम ट्रैक करते हैं। और उसका साथ जो जलवायु परिवर्तन, उसका ऊपर भी हमारा बहुत काम चल रहा है एंड उसके लिए आज सिस्टम मॉडल हम लोग डेवलप किए हैं। जो मानसून का परिशोधन है, सो मानसून रेंज कैसा होने वाला है, सो उसका हिसाब से हम ये मानसून का परिशोधन का जो मॉड्यूल बनता है वो बाद में IMD को हैंड ओवर करता है। सो उससे बेहतर आने वाला पूर्वानुमान मीन्स फोरकास्टिंग कैसा बेहतर करिए, मीन्स रिलायबल करिए लॉन्ग फोरकास्ट करने के लिए। ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज़ कर लार्ज स्केल में हम डेटा को यूज़ कर बेहतर फोरकास्टिंग करने, एक्यूरेट फोरकास्टिंग करने के लिए प्रयास हमारी तरफ से होता रहता है। कोई भी चक्रवात समुद्र से उठता है और इसका सबसे ज्यादा असर तटीय इलाकों में होता है। IMD के कार्यक्रम में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने भी प्रदर्शनी लगाई थी। इस केंद्र का काम ये पता लगाना है कि आने वाले संभावित चक्रवात से कितने नुकसान की संभावना हो सकती है। हमारे साथ शिशिर जी हैं जो समुद्र के आसपास के जो अनुसंधान होते हैं, किस तरह से मौसम का वातावरण रहता है, किस तरह से मछुआरों को फ़ायदा होते हैं, वो सारी जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर बताइए। हमारा मकसद है एक्चुअली तटीय तट के जितने भी भारत का तट है, इंक्लूडिंग बोथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो उसी तट का जो भी समस्या है, प्रदूषण का हो या आपका सी लेवल राइज का हो या जो भी प्रदूषण है, तो जितना भी प्राकृतिक विपर्य होता है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग हमेशा काम करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वेदर रडार है। वेदर रडार जो कि 3 सेगमेंट में है। ये वेदर रडार जो है, और बोल सकते हैं कि मौसम से आधारित रडार, ये रडार आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी क्लाउड के बारे में। क्लाउड कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन जो बादल, क्लाउड मतलब बादल का जो वॉल्यूम मात्रा है, उस हिसाब से बारिश होगी नहीं होगी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। तो ये जो रडार है, इस तकनीक से जो भी इन्फॉर्मेशन और डेटा और जो भी कलेक्ट हो रहा है, ये आपको ऐप के द्वारा भी मिल सकता है। और हम जो है इसको IMD के थ्रू भी जो सप्लाई किए हैं, वो इन्फॉर्मेशन और डेटा के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि बारिश जो है कैसे होगी, कहाँ होगी। बेसिकली रडार का जो फंक्शन है वो जो है डेटा कलेक्शन का है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तकनीक से हम इसको प्रोसेस करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान है। आइए जानते हैं कि कैसे सी लाइफ या फिर जो हमारी जैव विविधता है उसको बरकरार रखने के लिए या फिर बेहतर तरीके से फिशिंग के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड फॉर सी फूड। जब इनलैंड में फ्रेश वाटर का स्केर्सिटी और कंस्ट्रेंट्स है, then rearing fish in the inland is a bit difficult now. So and people are also preferring seafood. So the next question is how to rear fish which are sea based. So उसके लिए generally लोग क्या करते हैं कि कोस्टल रीजन्स जाके चैनल्स दिख करके या चैनल्स ले करके समंदर का पानी पॉन्ड्स में लेके रेयर करते हैं फिशेस, प्रॉन या फ़िश को। मगर उसमें वाटर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि pH, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ये सब मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये सब झंझाट से बाहर आके क्यों ना हम समंदर में ही फ़िश फार्मिंग क्यों ना करें। सो उस सवाल के लिए जवाब है ओपन सीकेज कल्चर। सो NIOT हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वेयर मछलियों को ओपन सी केजेस में डाल के हम फार्म कर सकते हैं। इसकी दौरान यू डोंट नीड टू गो बिहाइंड द फिश एंड कैच देम, बट यू कैन फार्म देम
the way you are farming in the inland? बेसिकली हम लोग पोलर रीजन पे काम करते हैं, आर्टिक हो चाहे अंटार्कटिका हो चाहे हिमालय हो। तो हमारी जर्नी काफ़ी पुरानी है। हमने 1981 में पहली बार अंटार्कटिका में कदम रखा था, फिर 83 में हमने अपना एक स्टेशन बनाया, और फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेशन हमारा बना, जो पहला स्टेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, दूसरा स्टेशन हमने 89 में हमने मैत्री को बनाया, एंड जो आज तक भी एक इंडिया के लिए एक मिसाल है, वो मेड इन इंडिया स्टेशन है। स्टिल व्हाट वी कैन से, हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारा विलेज है, वो अंटार्कटिका में एक विलेज है। उसके बाद हमने अपनी तकनीकी को काफ़ी बढ़ाया और इंडिया में हमारा दूसरा स्टेशन बना, भारती बना। इतनी दूर मैत्री कहाँ और हमारा देश कहाँ, वहाँ से कैसे पता चलता है कि हमारे देश में कब बारिश होगी, कितनी होगी, कैसे पता चलता है? बहुत ही लोगों का पहला सवाल होता है कि साहब आप तो अंटार्कटिका में और आर्टिक में रिसर्च कर रहे हो, आप हमारे पास बादल का खबर कैसे मिलेगी, हम कैसे जानें? तो ये बहुत ही आप समझिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण IMD और भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मॉडल्स पे काम करते हैं, IITM, NCPR, हम लोग के सारे रिसर्चर्स अंटार्कटिका पे करते हैं, क्योंकि वो प्रिस्टीन इन्वायरमेंट है, और वो समझिए कि ये ट्रांसफार्मर हमारे अर्थ के लिए एक ट्रांसफार्मर है। मौसम हम सभी को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, और अगर देश के विकास की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास भी काफ़ी हद तक मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मौसम विभाग के साथ साथ कई और भी एजेंसीज हैं जो कि लगातार देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं, और वो एजेंसीज भारत मौसम विज्ञान विभाग तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाती हैं, और यहाँ भारत मौसम विज्ञान विभाग एक सेतु या फिर कहें माध्यम का काम करता है, और उसके माध्यम से हम तक की तमाम जानकारियां पहुंचती हैं। ऐसी एक एजेंसी है इसरो। आइए जानते हैं वो कैसे किसानों के लिए काम कर रही है। इसरो के बारे में कौन नहीं जानता। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। इसरो मौसम संबंधी सैटेलाइट भी तैयार करता है। ये सैटेलाइट आसमान से ही मौसम की गतिविधियों और फसलों पर नजर रखने में सक्षम है। इसके अलावा मौसम के क्षेत्र में इसरो की भूमिका बहुत व्यापक है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो पहला जो हमारे जो शुरू के सैटेलाइट थे, उन सैटेलाइट में काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन था, 30 से 50 मीटर के आसपास। तो उसमें आपको हर खेत में आप देख सकते थे कि कितनी वनस्पति हो रही है, कितना आपका वेजिटेशन इंडेक्स है, ठीक है। तो इससे अनुमान लग जाता था कि आपका फसल बराबर हो रही है, नहीं हो रही है, और कितना उसका एरिया, कितने एरिया में फसल पैदावार हो रही है। हम जो एप्लीकेशंस करते हैं, मतलब जो सैटेलाइट डेटा का उपयोग है, अभी ये बताया गया कि कितने तरीके के सैटेलाइट हैं, लेकिन उस सैटेलाइट डेटा का जो उपयोग है, वो जिसको हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, वो एप्लीकेशंस में हम लोग बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं सैटेलाइट डेटा से। जैसे कि आपकी खेत में कितनी नमी है, आपके कब बारिश होने की संभावना है, तो ये सारे पैरामीटर को हम लोग एक मॉडल में फिट करके ये बताते हैं कि कब आप लोगों को खेत में फसल बोना चाहिए। आज दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। एक देश की मौसम गतिविधियां दूसरे देशों को भी प्रभावित करती हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन तो पूरी दुनिया की समस्या बन गया है। इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ रहा है। यही वजह है कि IMD भी कई देशों और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के साथ मिलकर काम कर रहा है। 150 साल के उपलक्ष्य में WMO की महासचिव को भी खास तौर से आमंत्रित किया गया था। I would say very few countries can tell 150 years of history, and it's not only about history, it's about the achievements and the evolution that IMD has experienced all over these years, from providing central services for the benefits of society. And how do you see IMD's evolution in last 150 years in world scenario, in meteorology? Well, I would say that the evolution goes from data gathering, more data, better infrastructure, satellite meteorology, expertise all over these fields, including remote sensing, numerical weather prediction, so many areas, climate services, early warnings, tropical cyclones,
capacity development, and the list grows and grows. And what is really a great asset from the perspective of the WMO is that India has been very generous, driving all the development for the society around Southeast Asia and Pacific Asia. So I really acknowledge that role of India. As you know, India is primarily agriculture-based country, and we know very well what weather means to us. So how WMO can support or collaborate with IMD so that Indian farmers get benefited? Definitely agriculture and what we call agrometeorology are key areas where WMO is putting a lot of emphasis because certainly we need to develop precise services to stakeholders and in particular for farmers. What we do is to gather experience from all over the world, including the experience that is brought from India, but from other countries in the developed world and developing world, where we discuss what are the best products that we can try to produce for those that make decisions at the level of the agricultural production. But I would like to mention that it's always about a co-production of information. You cannot develop a product suitable for farmers if farmers are not part of the discussion and part of the development. So for us, the key, I would say the key activity is to engage from the very beginning with these stakeholders to develop those tools that are more adequate for their own decision making. It's different all over the world and some practices can be shared. राइट सो किसानों को जब तक साथ नहीं लेकर आगे बढ़ा जाएगा तब तक किसी भी पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा, ये कहना है. इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चर, इट्स हेरिटेज. सो आर यू गोइंग टू टेक अ टूर? I would love to, and certainly this is my first time in India, so I hope I can visit Taj Mahal. It's one of the, I don't know, these ideas that you have from India that you need to visit. But certainly the culture, the everyday culture here, from food experience and the warmth of the society and you people are great. So I am enjoying already being here. विज्ञान हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रगति को और मजबूत बना रही है. यही वजह है कि आने वाले समय में मौसम के पूर्वानुमानों को अधिक सटीकता और बारीकी के साथ जारी करने की संभावना है. आईएमडी और इंडियन नेवी दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं. जहां पे आईएमडी से इंडियन नेवी को वेदर की फोरकास्ट करने में, अपने ऑपरेशंस को आगे एग्जीक्यूट करने में बहुत मदद मिलती है. आईएमडी और इंडियन नेवी आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं, आपस में आइडियाज़ शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स शेयर करते हैं, जहां पर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं. आईएमडी के बहुत सारे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के साथ दिन पर दिन कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट और कोई ना कोई नई तकनीक हम लाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम अपनी देश की सेवा कर सकें मिलके, अपने देश के किसानों के, अपने देश की जनता का, अपनी देश की पूरी हित में हम सेवा कर सके और सुरक्षा कर सके. तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको दिखाया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न सिर्फ उपलब्धियों की बात की, बल्कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र को लेकर क्या योजनाएं हैं उस पर भी जानकारी दी. हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com. पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें. हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049. आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतज़ार रहता है. आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं. कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ. नमस्कार.